सियारा भार्गव एपिसोड 22। अब आगे। उस गार्ड ने जब सियारा को ये कहा कि दादाजी उस कमरे में बुला रहे हैं, सियारा थोड़ी सी घबरा गई क्योंकि इस वक्त वहां पर भार्गव मौजूद नहीं था। ऐसे में अगर सियारा को वहां पर बुलाया जा रहा है तो जरूर कोई बड़ी बात होगी, वरना दादाजी उसे ऐसे क्यों बुलाते। घबराते हुए उसने अपना सर झटका और वह अपनी जगह पर खड़ी होकर दादाजी के कमरे की तरफ जाने लगे। वो गार्ड उसके साथ ही था, जिस कारण सियारा वहां से भाग भी नहीं पा रही थी और ना ही कोई बहाना बना पा रही थी। वो इस बारे में भार्गव से बात करना चाहती थी कि वह दादाजी से मिलने के लिए जाए या नहीं, पर उसके पास इस वक्त फोन भी नहीं था। उसने हताश होकर अपना सर हिला दिया और फिर दादाजी के कमरे के अंदर जाने के लिए खुद के मन को समझाने लगे। 10, 12, 15 कदम चलने के बाद वो लोग दादाजी के कमरे की तरफ आ गए। दादाजी अपनी लकड़ी के बड़े से कुर्सी पर बैठे हुए थे और उसे धीरे धीरे हिला रहे थे। हाथ में हमेशा की तरह उनके वह छड़ी थी जिस पर इस वक्त उन्होंने हाथ रखा हुआ था और किसी गहन विचार में उलझे हुए थे। गार्ड ने धीरे से दरवाजे पर हल्के से नॉक किया। वैसे ही दादाजी ने अपने दूसरे हाथ से उसे अंदर आने का इशारा किया तो वह गार्ड वहीं पर खड़ा हो गया और उसने सियारा को कमरे के अंदर जाने का इशारा कर दिया तो सियारा ने अपना सर हिला दिया और घबराकर वह दबे पैरों के साथ कमरे के अंदर जाकर दरवाजे से कुछ ही दूरी पर खड़ी हो गई। उसके और दादाजी के बीच काफी ज्यादा डिस्टेंस था। जैसे ही सियारा आगे चली गई, उस गार्ड ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके हरकत से सियारा एकदम से उचक गई और घबराकर उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वह दरवाजा बंद हो चुका था। अब तो सियारा की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। डर के मारे उसके हाथ पैर भी हल्के हल्के कांप रहे थे। पता नहीं यह बड़ा मोगेम्बो अब उसके साथ क्या करने वाला है। उसने घबराकर ही अपना सर झुकाकर दादाजी को नमस्ते किया तो दादाजी ने अपना हाथ उनकी छेड़ी पर और ज्यादा कसकर पकड़ते हुए अपनी रौबीली आवाज में बोले, क्या लोगे तुम भार्गव से अपना पीछा छुड़ाने का। दादाजी की बात सुनकर सियारा ने हैरानी से अपना सर ऊपर किया और दादाजी जी की तरफ देखा। दादाजी इस वक्त उसे ही घूर रहे थे। उन्होंने गुस्से से पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। भार्गव से दूर जाने के लिए तुम क्या लोगे। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तुम भार्गव को छोड़ दो। सियारा ने अपना सर नामे हिलाया और कहा, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। इस वक्त मेरे पेट में उनके अंश बढ़ रहे हैं और मैं अपने दोनों बच्चों को उनसे पिता के दूर नहीं करना चाहती। सियारा के ऐसे कहते ही दादाजी गुस्से से बोले, सच में ये भार्गव के ही है ना। फिर किसी और का नाजायज बच्चा तुम मेरे पोतों की गोद में डालना चाहती हो। दादाजी की ऐसी जली कटी बातें सुनकर सियारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उतना ही उसके दिल पर बुरी तरीके से घाव हो चुका था। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर बंद कर दी और कहा, अब आप ये अपने पोते से ही पूछें, क्योंकि उन्होंने खुद इस बात का प्रूफ दिया है कि वो मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बाप हैं। दादाजी ने सियारा को एकदम गुस्से से देखा और कहा, मतलब तुम ऐसे नहीं जाओगी, ठीक है फिर। कहकर वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गए और फिर कुछ देर बाद सियारा अपना सर झुकाकर कमरे से बाहर आ गई। इस वक्त उसके चेहरे पर साफ साफ परेशानी झलक रही थी। दादाजी ने उसके बाद कमरे में क्या कहा था ये सिर्फ और सिर्फ सियारा ही जान और दादाजी ही जानते थे। सियारा ने गहरी सांस ली और वो धीरे कदमों के साथ भार्गव के कमरे में चली गई और बेड पर बैठकर उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और रोते हुए बोली, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। चाह कर भी उसे दिन में क्या करने गई थी और क्या हो गया। क्यों उन्होंने मुझसे शादी की। क्यों मिस्टर सिंघानिया, मेरी एक गलती की सजा आपने मुझसे यूं बदला लेकर ली। इस बारे में तो मैं जानती ही नहीं थी। फिर अब क्या कर सकते हैं। कहते हुए वो बेड पर लेट गई। सर पर ज्यादा तनाव होने के कारण वो जल्द ही नींद के आगोश में चली गई। दूसरी तरफ ब्लैक ईगल इंडस्ट्री। इस वक्त भार्गव अपने केबिन में बैठा हुआ कुछ पेपर पर साइन कर रहा था। जय और राका उसके सामने ही खड़े थे। जय ने अपने हाथ में पकड़े टैब को देखते हुए कहा, मास्टर बॉस, 1 घंटे बाद आपके होटल ताजमहल में मीटिंग है। भार्गव ने अपना सर हिला दिया। उसके बाद उसने राका की तरफ अपना सर उठाकर देखा और पूछा, कुछ पता चला। राका ने अपना सर हिलाते हुए कहा, अरबाज ने कामिश खन्ना को गायब करवा दिया है। हमारे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। शाम तक उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा।
राका की बात सुनकर भार्गव ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ पेन नीचे टेबल पर रख दिया और अपने दोनों हाथों को आपस में उलझाकर उसने अपने हाथ को टेबल पर रखा और सामने एकटक देखते हुए वो कुछ सोचकर बोला, वजह क्या थी? उस रात का गुस्सा या फिर कोई और वजह? राका ने अपना सर हिलाते हुए कहा, गुस्सा तो था, वो आपसे बदला लेना चाहता था, इसलिए उन्होंने मास्टर लेडी को किडनैप किया था ताकि वो मास्टर लेडी को अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी करके वो आपको नीचा दिखाना चाहते थे। पर वक्त रहते हम पहुंच गए, जिस कारण उसका प्लान फेल हो गया। भार्गव ने गहरी नजरों से देखते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, कीप इन माइंड दैट सियारा के पास टाइट सिक्योरिटी हो और वो बिना किसी परमिशन के किसी से ना मिले। हवेली में भी 2 गार्ड रख दो। रात को हवेली में जितने भी सीसीटीवी हैं उन्हें छोड़कर सेफ डिस्टेंस पर और कैमरा लगवा दो, और कमरे में भी। भार्गव के ऑर्डर सुनकर राका ने कहा, जी मास्टर बॉस, सब कुछ हो जाएगा। भार्गव ने अपना सर हिला दिया और कहा, 1 घंटे बाद, कहकर वो फिर से फाइल रीड करके उन पर साइन करने लगा। वैसे ही राका और जय उस केबिन से बाहर चले गए, क्योंकि अब वह उनके लिए कहा गया था कि अब वो 1 घंटे तक किसी से बात नहीं करना चाहता और 1 घंटे के लिए कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। लगभग 1 घंटे बीतने के लिए सिर्फ 15 मिनट बचे थे। तब जय ने केबिन का दरवाजा नॉक किया तो भार्गव अपनी जगह पर खड़ा हो गया और केबिन से बाहर आ गया। वह लोग पर्सनल लिफ्ट से नीचे चले गए। बाहर उसकी गाड़ियां पहले से ही रेडी थी। गाड़ियों में बैठकर वो लोग ताजमहल होटल की तरफ चले गए। लगभग 20 मिनट बाद वो लोग होटल ताजमहल में पहुंच गए थे। बड़े से मीटिंग हॉल में इस वक्त रॉय कंपनी के तरफ से मैनेजर और अंतरा वहां पर आई हुई थी। जब भार्गव ने उस मीटिंग हॉल के अंदर कदम रखा, अंतरा को देखकर उसने अपना सर हिला दिया। मीटिंग बिजनेस रिलेटेड थी, इसलिए उसने इस वक्त कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि काम के वक्त वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता था। काम के अलावा किसी और के बारे में बात करना उसे पसंद नहीं था, और अंतरा से तो कभी ना कभी सामना होने ही वाला था। वो जाकर अपने चेयर पर शान से बैठ गया। इस वक्त उसका एक पैर अपने दूसरे पैर पर चढ़ा हुआ था और वह सीट से टिककर आराम से बैठा हुआ था। रॉय कंपनी का मैनेजर उसे हर एक प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बता रहा था। फूड प्रोडक्ट होने के कारण भार्गव भी ध्यान से देख रहा था, क्योंकि वह खुद भी बहुत ज्यादा हाइजेनिक था, इसलिए हर एक चीज को बहुत गहराई से देख रहा था। तभी अंतरा अपनी जगह पर खड़ी हो गई और उसने भार्गव के सामने महंगी सिगार पकड़ा दी। वो सिगार उसने लगभग उसके मुंह की तरफ कर दी थी। भार्गव ने इविल स्माइल लिए अपने होठों को आगे करके सिगार उसके मुंह में ले ली। उसकी इस छोटी सी हरकत पर भी अंतरा काफी ज्यादा खुश हो गई। उसने जल्दी से लाइटर जला के उस सिगार को सुलगा दिया। भार्गव सिगार का एक एक कश लेते हुए बहुत डरावनी तरीके से अपने पैर को हिला रहा था। उसकी वो हरकत देखकर अंतरा के माथे पर पसीना आने लगा था। पूरे कमरे में धुआं धुआं हो गया था, जिस कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जय ने आगे बढ़कर तुरंत वहां पर मौजूद खिड़की को ओपन कर दिया। वैसे ही धीरे धीरे करके सारा धुआं खिड़की के माध्यम से बाहर निकलने लगा और अंतरा जोर जोर से छींक और खांस रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे सिगार के धुएं से कोई प्रॉब्लम होती थी, लेकिन भार्गव जो सिगार का धुआं फेंक रहा था वो बिल्कुल अंतरा के चेहरे के ऊपर ही फेंक रहा था, जिस कारण अंतरा को खांसी आ गई थी। जैसे सारा धुआं बाहर निकल गया, भार्गव ने सबको इशारा कर दिया। वैसे सब लोग, अंतरा वहीं पर खड़ी थी। भार्गव ने उसके तरफ देखा और फिर उसके हाथ में पकड़े सिगार को उस टेबल पर बुझा दिया और अंतरा को देखा तो अंतरा बहुत ही कामुक तरीके से चलते हुए जाकर भार्गव की तरफ खड़ी हो गई और उसकी तरफ झुक गई। भार्गव ने अंतरा को ऊपर से नीचे तक देखा। इस वक्त वो बहुत ज्यादा कामुक नजर आ रही थी। उसके क्लीवेज साफ साफ नजर आ रहे थे। उसके छोटे छोटे खुले बाल इस वक्त आगे आ रहे थे, जिसे बार बार अंतरा पीछे कर रही थी, जिस कारण उसके शोल्डर से लेकर गर्दन से लेकर क्लीवेज तक पूरा शरीर का वो पार्ट विजिबल हो रहा था। एक तरफ से देखा जाए तो वह भार्गव को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। उसे ऐसे देखकर भार्गव के चेहरे पर इविल मुस्कान आ गई और उसने अंतरा को देखते हुए अपने होठों पर कोने को ऊपर की तरफ मोड़ दिए। इस वक्त वो इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसने अंतरा को देखते हुए बहुत ही डरावने तरीके से कहा, व्हाट डू यू वांट? अंतरा ने उतनी ही गहरी और कामुक आवाज में उसकी तरफ और ज्यादा बढ़ते हुए बोली, आई वांट यू।
भार्गव ने उसकी तरफ देखा और फिर अपने ही डरावने अंदाज में उससे कहा, लेकिन तुम्हें पता है मेरी शादी हो चुकी है, फिर तुम्हें कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। तो अंतरा ने अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान ले कहा, मुझे पता है तुम्हारी बीवी इस वक्त प्रेग्नेंट है, जिस कारण वो तुम्हें कुछ दे नहीं सकती और तुम्हारी फिजिकल नीड तो बिल्कुल भी पूरी नहीं कर सकती। तो ऐसे में मैं हूँ, मैं तुम्हारी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए। भार्गव ने अपना सर हिला दिया और फिर हल्का सा पैरों से धक्का देकर उसने चेयर पीछे की तरफ कर ली और कहा, लेकिन मेरी बीवी मेरी फिजिकल नीड को पूरी कर देती है, इसलिए आई डू नॉट नीड यू। कहकर भार्गव अपनी जगह पर खड़ा हो गया तो अंतरा ने जाकर उसे अपनी तरफ खींचकर उसे गले लगा लिया और फिर उसे देखते हुए बोली, प्लीज भार्गव मेरे साथ ऐसा भी मत करो, यू नो ना आई लव यू सो मच यार, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मैं कहा तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए कह रही हूँ, लेकिन तुम मेरी तो नीड पूरी कर सकते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बिना मुझे कोई और छुए। प्लीज भार्गव समझने की कोशिश करो। भार्गव ने अंतरा को अपने आप से दूर किया और उसे डरावनी नजरों से देखते हुए बहुत ही भयानक तरीके से उसे जोर से धक्का देते हुए बोला, शट योर माउथ अंतरा, मुझसे पहले से ही पता था तुम्हारी जैसी गिरी हुई लड़की और क्या ही कर सकती है। तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के सामने ये सब कुछ कहते हुए। आज के बाद तुम मेरे सामने भी आई ना तो तुम्हें सीधा मार दूंगा, यह बात अपने कान में बैठा कर रखना। कहकर भार्गव तेजी से अपने कोट को झाड़ते हुए उस मीटिंग रूम से बाहर आ गया। मैनेजर राका और जय वहां पर खड़े थे। भार्गव को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर तीनों की हालत खराब हो गई। तीनों भी डरते हुए एक दूसरे को देखने लगे। मैनेजर ने अपना थूक निगला, वो वहां से भाग जाना चाहता था लेकिन वो अंतरा को छोड़कर वहां से नहीं जा सकता था। भार्गव बहुत तेजी से लिफ्ट के अंदर घुस गया, वैसे ही राका और जय भी तेजी से उसके पीछे चले गए। भार्गव ने लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही अपना फोन निकाला और उसमें किसी का नंबर डायल कर दिया, पर रिंग जा रही थी, कोई फोन नहीं उठा रहा था, जिस कारण गुस्से से बार बार किसी को फोन करना चालू रखा, पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसने गुस्से से फोन को राका की तरफ उछाल दिया, वैसे ही राका ने उस फोन को कैच कर लिया। तब तक वो लोग नीचे आ गए थे। होटल का मैनेजर भागते हुए भार्गव की तरफ आ रहा था, पर भार्गव बिना उसकी तरफ देख तेज कदमों के साथ बाहर जा रहा था। कुछ ही कदमों के फासले के बाद वो उस होटल के बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ गया और उसने जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और राका को देखते हुए बोला, हवेली की तरफ चलो। भार्गव की बात सुनकर जय ने घबराहट में कहा, पर मास्टर बॉस हमारी और एक मीटिंग है। जय की बात सुनकर भार्गव ने इतनी ज्यादा डरावने तरीके से उसे देखा कि जय बस वहीं पर बेहोश होने वाला था। उसने जल्दी से अपनी बात को संभालते हुए कहा, सॉरी बॉस, आई विल अटेंड दैट मीटिंग। कहकर वो चुप बैठ गया और धीरे से बुदबुदाया, ये आदमी नहीं, आदमी के रूप में शैतान है। दिस मैन इज वेरी 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 स्कैरी। राका उसके बात सुनकर हंसने लगा। उसकी हंसी देख जय ने उसे एक लुक दिया और गुस्से से बोला, देख लूंगा तुम्हें मैं। तभी उनके कान में भार्गव की आवाज पड़ी। भार्गव गुस्से से गाड़ी में बैठा हुआ था। राका और जय शांत थे। कुछ वक्त बाद वो लोग हवेली पहुंच गए। हमेशा की तरह आज भी हवेली शांति थी। सभी गार्ड ने झुककर भार्गव को सलूट किया। भार्गव अच्छे मूड में नहीं था, जिस कारण उसने कोई ध्यान नहीं दिया और तेज कदमों के साथ वो लिफ्ट के अपने कमरे में चला गया। उसने गुस्से से कमरे का दरवाजा खोला और चिल्लाने ही वाला था कि उसकी नजर सामने बेड पर चली गई, जहां पर इस वक्त सियारा आराम से सो रही थी। उसे इतनी शांति से सोया हुआ देख भार्गव धीरे कदमों के साथ जाकर उसके पास बैठ गया। सियारा को इतना शांत देख उसे दिल को सुकून मिल रहा रहा। उसके चेहरे पर ना दिखने वाली हल्की मुस्कान थी। वो और ज्यादा सियारा की तरफ खिसक गया और उसने सियारा के गालों पर अपना हाथ रखकर अपने सख्त अंगूठे से उसके गालों को हल्का सा सहलाने लगा। उसके हरकत पर सियारा जो गहरी नींद में थी, उसने अनजाने में ही भार्गव के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसके हाथ को कसकर पकड़कर उसके हाथ को अपने सर के नीचे ले लिया और वह फिर से सो गई। उसकी हरकत से भार्गव ने अपना सर हिला दिया। कितना ज्यादा घबरा गया था वो। कितने सारे फोन किए थे उसने सियारा को, उसने एक भी फोन नहीं उठाया था, जिस कारण वो जल्दी में हवेली आ गया था। जब बाहर के दुश्मन भी वार कर रहे हो और
वो दुश्मन घर के भी निकले तब इंसान घबरा ही जाता है। आखिर क्या है भार्गव के मन में? क्या वो सियारा से मोहब्बत करता है या फिर इसकी कोई और वजह है? वो भी सियारा की तरफ लेट गया क्योंकि इस वक्त वो सियारा की नींद को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। एक हाथ में उसके अपना फोन था और एक हाथ में सियारा के हाथ में। भार्गव ईमेल्स को चेक कर रहा था, तभी सियारा उसकी तरफ खिसक गई और उसके भाव पर अपना सर रखकर अपना एक हाथ उसके सख्त सीने पर रखकर वो सो गई। उसके ऐसे करते ही भार्गव थोड़ा सा सीधा हो गया और उसके माथे को चूम लिया। लगभग 1 घंटे बाद सियारा ने अपनी आंखें खोल दी। तब उसकी नजरें भार्गव के सीने पर चली गई। उसने अपने टाई को निकाल दिया था और शर्ट के 2-3 बटन खोल दिए थे। भार्गव का वो सख्त सीना इस वक्त खुला हुआ बिल्कुल सियारा के सामने था। उसे देखकर सियारा का गला एकदम से सूख गया। उसने अनजाने में उसके खुले सीने पर अपने होठ रख दिए और अपने होठों की वो छुअन को और गहरी करते हुए वो भार्गव के और नजदीक चली गई। भार्गव जो अपना फोन देख रहा था, सियारा के छूने से एकदम से ब्लैंक हो गया। उसने अपने गले को सूखता हुआ महसूस किया। आंखें उसके अपने आप बंद हो गई थी। उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी। सियारा की चुंबन उसे बहका रही थी। उसका वो सख्त सीने जोरों से धड़क रहा था। जब भार्गव को सहन नहीं हुआ, उसने तुरंत सियारा को सीधा किया और उसके ऊपर आ गया। सियारा अभी भी आधी नींद में थी। जब उसे भार्गव की छुअन महसूस हुई, उसने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी और भार्गव को देख वो अपने एकदम से सकते में आ गई। भार्गव उसे अपने मदहोश भरी नजरों से देख रहा था। उसके ऐसी नजरों की तपिश देखकर सियारा घबरा गई और घबराते हुए वो भार्गव के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, आप मिस्टर सिंघानिया, आप कब आए? उसके मुंह से फिर से मिस्टर सिंघानिया सुनकर भार्गव का पारा चढ़ गया। उसका सारा मूड बिगड़ गया। उसने सियारा को गुस्से से देखा और अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें कितनी बार कहा है वाइफी, मुझे मिस्टर सिंघानिया करके बुलाना मत, लेकिन तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हो। क्या चाहती हो कि तुम्हें इस हालत में भी सजा दूं? अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, कहकर भार्गव ने सियारा के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे बहुत ही डीपली किस करने लगा। उसकी किस इतनी ज्यादा डीप थी कि सियारा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। उसने भार्गव के शर्ट को कसकर पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ धक्का देने की कोशिश करने लगी, लेकिन भार्गव इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो सियारा की एक नहीं सुन रहा था और उसके होठों को चूमे जा रहा था। जब उसका मन भर गया, उसने सियारा को छोड़ दिया। जैसे ही भार्गव ने सियारा को छोड़ दिया, सियारा तेज तेज सांसें लेने लगी। उसकी सांसें भी रुक रुक कर चल रही थी। ऐसे देखकर भार्गव ने उसके गर्दन को पकड़ लिया और उसे बैठाकर उसके पीठ को सहलाने लगा। जब सियारा की सांसें नॉर्मल हुई, उसने गुस्से से भार्गव को देखा और अपने दांत पीसते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, आप अपनी हरकतों से बाज आइए वरना ठीक नहीं होगा। सियारा ने लगभग भार्गव को धमकी ही दी दी थी। उसकी वह धमकी सुनकर भार्गव के आंखों, नाक, कान सब कुछ लाल लाल हो गए। सियारा अभी भी अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश में लगी हुई थी। भार्गव ने गुस्से से सियारा के जबड़ों को पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, हिम्मत भी कैसे हुई तुमने मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात करने की? भार्गव का गुस्से से भरा चेहरा देखकर सियारा की हालत पतली हो गई। उसने अपने जबड़ों को हिलाना चाहा पर वो नाकामयाब रही। वो अपनी भरी निगाहों से भार्गव को देख रही थी, जिसे देख भार्गव ने उसे छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही सियारा ने अपने गालों को हाथ लगाया और मुंह फुलाकर वो उठकर बाथरूम में चली गई। उसके जाते ही भार्गव ने गुस्से से शर्ट को फाड़ दिया और उसे फेंक कर उसने किसी को मैसेज किया और तुरंत वो बाथरूम के अंदर आ गया। सियारा फ्रेश होकर बाथरूम में आईने के सामने खड़ी थी। पता नहीं क्या ढूंढने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। तभी भार्गव धड़ाम से दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। भार्गव जाकर सियारा के पीछे खड़ा हो गया। सियारा बहुत ज्यादा घबरा गई थी। इसे अचानक वहां देख कर उसे भी खुद को संभाला और वो वहां से जाने लगी, जिसे देख भार्गव ने तुरंत उसके हाथ को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ घुमा दिया। उसकी हरकत देख सियारा घबरा कर उससे छूटने लगी। उसके होठ हल्के सूज गए थे। भार्गव ने उसके होठों पर अपना सख्त अंगूठा हल्के से घुमा दिया। वैसे ही सियारा के मुंह से हल्की सी सिसकारी निकल गई। उसकी वो हल्की सी सिसकारी सुनकर भार्गव के शरीर में करंट पास हो गया। उसने गहरी सांस
ली और खुद से बोला, ये लड़की मेरी जान लेकर रहेगी। उसने सियारा को छोड़ दिया और फ्रेश होने चला गया। दोनों ने भी एक दूसरे से एक शब्द नहीं कहा था। सियारा ने अपने होठों को बाहर निकाला और मुंह बिगाड़ते हुए बोली, ये आदमी पागल है, साइको है, मोगैम्बो कहेगा, आज भी उतना ही डरावना और रौब झाड़ने वाला। मेरी फूटी किस्मत जो मैं उस रात उससे मिली, और ये सिलसिला मेरे लिए घातक बन गया। और अब तो क्या, इस आदमी के बच्चे भी पेट में आ गए। कैसे, कब, क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला। वाह रे मेरी किस्मत। अगर तुम जानना चाहती हो कि ये तुम्हारे पेट में कैसे आए, कब, कैसे, क्या हुआ, तो मैं तुम्हें जल्द ही उन सबका डिटेल्स में बताने वाला हूँ। भार्गव फ्रेश होकर बाहर आ गया था। वैसे ही उसके कान में सियारा की बातें पड़ी। वो बिल्कुल उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसके गर्म सांसों के साथ उसकी वो मदहोश करने वाली मैग्नेटिक आवाज सियारा के कानों में पड़ी और उसका पूरा शरीर हिल गया। वो चुपचाप खड़ी थी। तब तक भार्गव उसके पास से गुजर कर जाकर सोफे पर बैठ गया। सियारा ने जब देखा, वो भी जाकर बेड पर बैठ गई। बाहर जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था और न ही भार्गव से बात करनी थी उसे। वो चुपचाप बैठी हुई ये देखकर उसने सियारा को देखते हुए अपनी गहरी आवाज में कहा, यहाँ आ जाओ वाइफी। भार्गव की आवाज सुनकर सियारा ने नजरें उठाकर उसे देखा और फिर अपना सर ना में हिलाते हुए मुंह फुलाकर बोली, नहीं आना, आप सिर्फ और सिर्फ दर्द देते हैं। उसकी बात सुनकर भार्गव ने उसे अपनी आंखें दिखाई तो सियारा मन मारकर अपना हाथ जोर से बेड पर पटकते हुए वो जाकर भार्गव के पास खड़ी हो गई। लेकिन उसने दोनों के बीच काफी डिस्टेंस रखा दिया था, जिसे देख भार्गव ने उसे अपने नजदीक खींच लिया और उसके चेहरे को देखते हुए अपनी गहरी आवाज में बोला, तुम्हारे नखरे सिर्फ इसलिए सह रहा हूं क्योंकि तुम पेट से हो। भार्गव की बात सुनकर सियारा ने अपनी नजर उठाकर उसे देखा और कहा, अगर मैं पेट से ना होती फिर भी आपके नखरे में उठाने ही पड़ते, क्योंकि इससे भी कहीं ज्यादा नखरे मैंने दिखाए हैं। भार्गव ने गहरी सांस लेकर अपना सर हिलाते हुए कहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी भी तुम्हारे नखरे झेलूंगा। सियारा ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, आपको झेलने ही पड़ेंगे, क्योंकि फिर मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। तो फिर आप कब मेरे नखरे झेलने के लिए रहेंगे? कहकर सियारा ने अपने एक आईब्रो ऊपर चढ़ा दी। उसके बात सुनकर भार्गव को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बना दी और घूर कर सियारा को देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी खामोशी देख सियारा को पता नहीं क्यों लेकिन काफी ज्यादा बुरा महसूस हुआ। वो बोल सकता था कि मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा, तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती, पर भार्गव की खामोशी उसे अंदर तक कचोट गई। तभी कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया तो भार्गव ने बटन को प्रेस कर दिया। वैसे एक सर्वेंट ट्रॉली लेकर अंदर आया जिसमें खाना था। खाना देखकर सियारा के सांस में सांस आ गई। भूख तो लगी थी लेकिन उसने कुछ कहा नहीं था। खाना खाने के बाद भार्गव ने सियारा को रेडी होने के लिए कहा और खुद उसे लेकर अपने साथ ऑफिस चला गया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। भार्गव डेली सियारा को अपने साथ ऑफिस लेकर चला जाता था। जब सियारा की तबीयत खराब हो जाती तभी सियारा घर पर रहती, लेकिन जब भी घर पर वो मौजूद रहती वो सिर्फ और सिर्फ कमरे में ही रहती। सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन यह तूफान के पहले की शायद आंधी थी, खामोशी से सबको अपनी चपेट में लपेटने वाली थी। सियारा को लगभग 3 महीने बीत चुके थे। अब उसका पेट हल्का हल्का दिखने लगा था, जिस कारण वह ढीले कपड़े पहनने लगी थी। 3 महीने बाद शाम का वक्त, सब लोग हवेली के बाहर गार्डन में मौजूद थे, एंजॉय कर रहे थे। सियारा भी अनवी और तृषा के साथ साथ बैठी हुई थी। वहीं पर अंजना, नंदिनी भी मौजूद थी। तभी हवेली के बड़े से गेट के खुलते ही भार्गव की गाड़ियां हवेली के अंदर आ गई। भार्गव को देखकर सियारा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। अब उनके रिलेशन काफी हद तक नॉर्मल हो चुका था। भार्गव के साथ रह रहकर सियारा उससे काफी ज्यादा घुल मिल गई थी और शायद वो भार्गव की तरफ अट्रैक्ट भी हो रही थी। भार्गव जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला, तृषा ने अनवी की तरफ देखते हुए इशारा किया तो तृषा ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, तुम ही पूछ लो, मुझ में तो हिम्मत ही नहीं है बड़े भाई से कुछ भी पूछने की। उसकी बात सुनकर अनवी ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक हो यार। कभी भी भाई से बात करने की बारी आती है तुम अपना मुंह बंद ही रखते हो।
भाई जैसे तुम्हें खा ही जाएंगे। सियारा जो उनके पास ही बैठी थी उन दोनों की खुसुर-फुसुर सुन रही थी। उसने उन दोनों को देखते हुए पूछा, क्या बात है? तुम्हें उनसे कोई बात करनी है? अन्वी ने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया और तृषा ने अपना सर ना में हिला दिया। उन दोनों का हाँ ना सुनकर सियारा एकदम से कंफ्यूज हो गई और बोली, अगर कुछ बात करनी है तो कर लो। तो अन्वी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और भार्गव की तरफ देखा जो अब उनकी तरफ ही आ रहा था। वह जाकर सियारा के पास खड़ा हो गया जैसे कह रहा हो कि चलो अंदर। तभी अन्वी ने हिम्मत करते हुए कहा, बड़े भाई मुझे आपसे बात करनी है। अन्वी की आवाज़ सुनकर भार्गव ने उसे देखते हुए अपना एक आईब्रो ऊपर चढ़ा दिया तो अन्वी किसी रेलगाड़ी की तरह बोल पड़ी, कॉलेज की ट्रिप जा रही है, हमें हमें भी जाना है, तनिष्क भाई भी साथ होंगे। कहकर वो भार्गव की तरफ देखने लगी कि भार्गव क्या जवाब देगा। जब से उन पर हमला हुआ था तब से भार्गव ने उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी थी और उन्हें कहीं आ जाने के लिए भी मना कर दिया था। उनकी बात सुनकर भार्गव ने कहा, ठीक है लेकिन अपना ख्याल रखना, गार्ड्स के बिना कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। उसके ऐसा कहते ही अन्वी ने मुंह बनाते हुए कहा, प्लीज भाई गार्ड नहीं। भार्गव ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, फीमेल्स गार्ड होंगे, डोंट वरी। उसकी बात सुनकर उन दोनों ने चैन की सांस ली। सियारा अपनी जगह पर खड़ी हो गई और भार्गव के साथ हवेली के अंदर चली गई। जैसे ही वो हवेली के अंदर आए, देवानंद सिंघानिया बड़ी सी चेयर पर बैठे हुए थे और वह किसी गहरी सोच में थे। भार्गव को जैसे ही अंदर आते हुए उन्होंने देखा, उन्होंने उसे देखते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है भार्गव, रुक जाओ। भार्गव ने सियारा को ऊपर जाने का इशारा किया और वही देवानंद सिंघानिया के सामने खड़ा हो गया। तो देवानंद सिंघानिया ने उसे देखते हुए कहा, 3 महीने हो गए अंतरा तुमसे मिलने की कोशिश कर रही है, तुम ना उससे मिलने जा रहे हो ना और ना ही उसके साथ कोई बिजनेस मीटिंग कर रहे हो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें भी अच्छे से पता है वो हमारे कितने बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके कारण सिंघानिया इंडस्ट्री पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। भार्गव ने देवानंद सिंघानिया को देखा और अपना एक हाथ पैंट की जेब में डालते हुए बोला, वो आपकी प्रॉब्लम है दादाजी, मेरी नहीं। आपका काम, आपकी प्रॉब्लम्स आप ही जाने। और वैसे भी सिंघानिया इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमारे घर के 3-3 लोग हैं। मेरे अकेले से मीटिंग करने में और मेरे साथ मीटिंग करने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहकर वह आगे बढ़ने लगा तो देवानंद सिंघानिया ने जोर से अपनी छड़ी को फर्श पर पटक दिया और गुस्से से अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहा, बहुत बदतमीज होते जा रहे हो तुम भार्गव। एक लड़की क्या तुम्हारी जिंदगी में आ गई, तुम सारे रिश्ते नाते भूल गए हो। कितनी बार कहा है तुम्हें कि इन सब में मत पड़ो, तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा मोटिव कुछ अलग है। क्यों उस लड़की के पीछे पड़े हो? जैसे बच्चे पैदा हो जाएंगे उसे छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कहकर देवानंद सिंघानिया वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगे। देवानंद सिंघानिया की बात सुनकर भार्गव ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और वह तेज कदमों के साथ कमरे की तरफ चला गया। सियारा वहीं पर खड़ी होकर सब बातें सुन रही थी, लेकिन जैसे ही भार्गव आने लगा वो वहां से चली गई। कमरे में आने के बाद भार्गव ने चेंज किया और वह सीधा स्टडी रूम में चला गया। अब सियारा ने गहरी सांस ली और लैपटॉप लिया और अपना काम करने लगी। शाम से रात हो चुकी थी लेकिन भार्गव स्टडी रूम से बाहर नहीं आया था। सियारा खाना खाकर सो चुकी थी। अगली सुबह जब सियारा ने अपनी आंखें खोली तो उसे बहुत ही अजीब सा एहसास हुआ। उसे अपने आसपास बहुत ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हुई। उसने एसी की तरफ देखा तो एसी बंद थी। फिर इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही थी? उसने अपनी आंखें खोलकर यहाँ वहां देखा, फिर अपनी जगह पर खड़ी होकर वह बालकनी की तरफ चली गई। जब वो बालकनी में आई, वहां का नजारा देखकर एकदम से शॉक हो गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई थी। तभी उसे अपने कंधे पर भार्गव का सर महसूस हुआ और भार्गव के दोनों हाथ उसके पेट पर थे। उसने सियारा की गर्दन को हल्के से चूमते हुए पूछा, पसंद आया तुम्हें? सियारा ने गहरी लंबी सांस भरी और कहा, बहुत खूबसूरत है, पर हम यहाँ पर कब आए? भार्गव ने उसे अपने नजदीक खींच लिया और अपने मैग्नेटिक आवाज में कहा, तुम सिर्फ एंजॉय करो वाइफी, कब कहाँ कैसे पहुंच गए इसकी फिक्र करने के लिए मैं हूं ना। भार्गव की बात सुनकर सियारा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस वक्त वो लोग पेरिस में थे और उनके बीच किनारे थे।
जहाँ पर एक साइड पेरिस से की ऊँची-ऊँची बिल्डिंग दिख रही थी, तो दूसरी तरफ से एक आइलैंड दिख रहा था और बीच में समुद्र का वो गहरा पानी। बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था। इस वक़्त वो नज़ारा सियारा के दिल को इतना ज़्यादा सुकून दे रहा था कि सियारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रही थी। भार्गव ने उसके कान को और गर्दन को और फिर होठों को चूमते हुए कहा, "हम यहाँ हनीमून मनाने के लिए आए हैं वाइफी, और तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब देने भी।" भार्गव के ऐसा कहते ही सियारा ने पलटकर भार्गव की तरफ देखा। उसकी बात से उसके पूरे शरीर में गूज़बम्प आ गए थे। जो कुछ भी उनके बीच हुआ था, वो बहुत ही अजीब था। जब वो दोनों शरीर से एक हुए थे, उनका मिलन हुआ था, तब सियारा बिल्कुल भी होश में नहीं थी और ना ही उसे कुछ भी याद था, और बाद में शादी के बाद जो भी उन दोनों के बीच हुआ था, वो बहुत-बहुत अजीब था। और अब अचानक से हनीमून पर आए थे। मतलब सियारा ने घबराकर भार्गव की तरफ देखा, तो भार्गव ने उसकी ठुड्डी को पकड़ लिया और कहा, "मैं तुम्हें उन सारे लम्हों को मेरे ज़ुबानी कहना चाहता हूँ, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे।" भार्गव की बात सुनकर सियारा ने हैरान रह गई, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसके मुँह से कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जानना भी चाहती थी कि आखिर उसके साथ उस रात हुआ क्या था। वो इसी उलझन में उलझी हुई थी कि भार्गव ने पूछा, "क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना?" तो सियारा ने अपना सर हिला दिया। भार्गव के बात करने के तरीके में बहुत बदलाव आ चुका था। अब वो सियारा से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टली बात करता था। शायद दोनों के दिल अटैच हो चुके थे, लेकिन अभी तक ज़ुबान पर दोनों के कुछ भी नहीं आया था। ज़िंदगी का सफ़र काफ़ी लंबा था। दोनों कब तक साथ रहने वाले थे और इस सफ़र को कब तक साथ रहकर गुज़ारने वाले थे, ये तो सिर्फ़ उनका भगवान ही जानता था। लेकिन इस लम्हे को दोनों भी बहुत ही खूबसूरत बनाना चाहते थे। भले सियारा ने अपने मुँह से ये कबूल नहीं किया था कि वो भार्गव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, उसके दिल में भार्गव के लिए कुछ एहसास उमड़ रहे हैं। पर बहुत कुछ था जो उसने कभी कामेश के लिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ भार्गव के लिए ही महसूस किया था। वो शांत सी खड़ी थी। भार्गव ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे सॉफ्टली एक डीप किस कर दिया। दोनों उस सुबह की खूबसूरत सी जगह पर एक दूसरे को चूम रहे थे। कुछ देर बाद जब सियारा की सांसें उखड़ने लगी, तो भार्गव ने उसे छोड़ दिया और उसके सर पर अपना सर रखा और गहरी सांस लेकर कहना शुरू कर दिया। उसके मुँह से कैसे और कितने शब्द पड़ने वाले हैं, ये सुनने के लिए बेताब सियारा बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और उसके दिल की धड़कनें भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। आखिर भार्गव उसे क्या बताने वाला था? कैसे वो कामेश के साथ न होकर उसके साथ रह गई थी और फिर उन दोनों के बीच इतना गहरा संबंध बन चुका था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी को आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कहानी के एपिसोड पब्लिश हो, आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। इसका अगला भाग कल आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।